Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fakhra Abbasi and I'm from Islamabad College for Boys G63. It's my second lecture and this lecture is in continuity with the previous one. Dear students, we have already discussed about pollution and its types and now let's discuss the ways to reduce pollution. Grow more plants to overcome air pollution. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ योर ओन व्हीकल। अच्छा, ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे उगाने चाहिए ताकि क्योंकि पौधे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं फ़ज़ा में, जिसकी वजह से आलूदगी कम होती है। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय इसके कि अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा होंगी सड़कों पर इतनी ही ज़्यादा जो है वो धुआं जो है वो रिलीज होगा हवा में। डू नॉट बर्न फ्यूल व्हेन देयर इज नो नीड। जब ज़रूरत ना हो तो बगैर ज़रूरत के जो है वो फ्यूल को ना जलाएं। Dispose of rubbish properly into different types of trash bins so that different types of waste can be treated differently. अच्छा बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर किस्म के रबिश को आप एक ही कंटेनर में ना डालें, बल्कि देखें जो मेटालिक हो उसके लिए अलग एक कंटेनर होना चाहिए जिसमें मेटल की चीज़ें हों। पेपर जिसमें हो पेपर, लुक एट द पिक्चर, इसमें पेपर वाला कंटेनर अलग है। इसी तरह जो ग्लास की जो चीज़ें हैं टूटी फूटी जो रबिश है उसको आप ग्लास वाले कंटेनर में डालें। और ये देखें प्लास्टिक का बिन अलग है और कंपोस्ट जो है चीज़ें जो हैं उनके लिए अलग बिन बना हुआ है। अवॉइड यूजिंग, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि उसको डिस्पोज ऑफ करना आसान हो। अवॉइड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फील्ड्स। इसकी वजह ये है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस्तेमाल करने से पौधों के अंदर जो जब केमिकल जाता है और वो पौधे इंसान या जानवर खाते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह ये जो एनिमल डंग से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट्स के पत्ते जब गल सड़ जाते हैं तो वो भी एक ख़ास किस्म की खाद बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस और ये जो एनिमल डंग से जो बनता है ये पौधों के लिए बेस्ट जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और इसी को यूज़ करना चाहिए। डोंट थ्रो रबिश इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। कूड़ा करकट जो है वो लेक्स और ओशंस में ना फेंकें। एंड कीप योर सेल्फ क्लीन एज वेल एज योर सराउंडिंग्स। अपने आप को साफ सुथरा रखें और वैसे भी इस्लाम ने हमें यही तलकीन की है कि आप साफ सुथरे रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो ना सिर्फ अपने आप को जो है क्लीन रखना चाहिए बल्कि अपने सराउंडिंग एरियाज को क्लीन रखना चाहिए। इवन कि अपने घर में भी आप रहें जब भी तो इस तरह से चीज़ें आपकी बिखरी हुई ना हो बिल्कुल भी, और जगह जगह कोई चीज़ आप कागज़ या इस तरह के रैपर्स वगैरह ना फेंकें, बल्कि उसको प्रॉपरली उसको जाकर डस्टबिन में डालें। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये एक गुड सिटीजन होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है वो रबिश को इधर उधर फेंकने के बजाय प्रॉपरली कंटेनर्स में डालें। आपको पता है बच्चों कि 12 मिलियन लोग जो है वो दुनिया में हर साल कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से मर जाते हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो आलूदगी होती है वाटर में, और जब लोग वो पीते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है मुख्तलिफ बीमारियों से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। सब्सटेंसेज दैट कैन बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसके एग्जांपल में फ्रूट्स और उनकी वेजिटेबल्स एंड उनकी पीलिंग्स जो होती हैं, उनके छिलके वगैरह, ग्रेन्स, ब्रेड, पेपर, वुड, क्लोथ्स एंड एनिमल वेस्ट, ये सारा जो है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है।
आपको पता है कि गोश्त जो है वो जब आप फ्रिज से बाहर रखते हैं तो उसमें डीप फ्रीजर में ना रखें अगर, तो उसके नतीजे में गोश्त जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वो खाने के काबिल नहीं रहता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फौरन ही उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको इसीलिए अगर कहीं भी हो तो लोगों को चाहिए कि वो उसको फौरन दफना दे ज़मीन के अंदर, ताकि वो उसकी स्मेल या उसकी बीमारी से या उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं तो उसकी स्मेल से माहौल जो है वो गंदा ना हो। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं वो हमारे माहौल में एक लंबे अरसे तक रहते हैं और कई सौ साल तक वो उसी तरह पड़े रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते जल्दी जल्दी और माहौल को आलूदा करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें बच्चों। Substances that cannot be decomposed or broken down by microorganisms are called non-biodegradable materials. इसकी एग्जाम्पल में प्लास्टिक है, ग्लास, सैंड, रबर and heavy metals such as lead, arsenic and chromium. अच्छा बच्चों, ये इनके इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं हमारे माहौल पर। वो देखते हैं हम पॉइंट वाइज। सबसे पहली बात ये है कि ये हमारी सॉइल को लेस फर्टाइल बनाते हैं। जो सॉइल की जखेजी होती है वो कम हो जाती है। Non biodegradable material makes soil less fertile. If non biodegradable materials such as plastic are thrown on land, they make soil less fertile. तो वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स उसकी जमीन की या सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पानी को आलूदा करते हैं। इफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर थ्रोन इनटू वाटर, दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेक इट पोल्यूटेड। उसके अलावा ये एयर को भी पोल्यूट करते हैं। सम पीपल प्रेफर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बट बर्निंग उसको बर्न करना करते हैं लोग, जैसे कि प्लास्टिक के शॉपर हो गए, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स हैं। तो इन चीज़ों को लोग जो है ना वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको जलाना पसंद करते हैं। तो जलाने से इनका जो स्मोक होता है वो हवा में शामिल हो जाता है और हवा को आलूदा करता है। These materials can cause air pollution. Animals die due to non-biodegradable materials. अच्छा, every year a huge number of land and water animals die by eating non-biodegradable material. This is because they cannot digest these materials. वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हजम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स उनको खाने की वजह से मर जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कुछ मैंने यहाँ पे लगाई हैं पिक्स, आप इसको देखें। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पेपर, वुड। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल और कैन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल्स के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4R स्ट्रेटेजी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज इट इज इंक्लूडेड इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है रिड्यूस। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी यही है कि रिड्यूस्ड इसका जो है वो इस्तेमाल हो। The very first step is to control the amount of waste we generate. It can be done by using less non-biodegradable materials. We should also buy products with less packaging. जो भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4-5 चीज़ें हैं और एक प्लास्टिक के बैग में अगर उसकी गुंजाइश मौजूद है, शॉपिंग बैग जो होता है उसमें 4 की गुंजाइश है और आप बजाय इसके कि आप 2-2 चीज़ें जो है वो 2 शॉपरों में डालें, आप एक ही शॉपर में वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो कम से कम आप उसका इस्तेमाल करें। और सेकंड इज़ रीयूज़।
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को रीयूज किया जा सकता है, जैसे कि ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, प्लास्टिक की बॉटल्स को इन्होंने डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें जो है हम उसको दोबारा मतलब बजाय इसके कि हम नई चीज़ें लेकर आए उसको, तो हम वही पुरानी चीज़ें प्लास्टिक की या केन्स वगैरह वेस्टेड केन्स है उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। We can we can reuse non-biodegradable materials for different purposes. For example, we can reuse the wasted cans and plastic bottles for decorative purposes. अच्छा, नंबर 3 है बच्चों रिसाइकल। रिसाइकलिंग जो है वो इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें होती हैं, यूज चीज़ों को दोबारा से उनको तोड़ फोड़ कर उनसे नई चीज़ें बनाने को रिसाइकलिंग कहते हैं। The production of non-biodegradable materials involves so many harmful chemicals. Therefore, instead of producing new materials, factories can recycle waste items such as plastic things, paper, glass, and tin cans. अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्रीज जो हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक की चीज़ें जमा करके ले जाती हैं। अच्छा, वो जब ले जाती हैं तो उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको गला कर तो फिर इनको दाने की सूरत में कन्वर्ट करती हैं, फिर उनसे नई चीज़ें बनती हैं। ये एक रिसाइकलिंग का एक प्रोसीजर है। तो रिसाइकलिंग से भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। अच्छा, नंबर 4 है रिप्लेस। We can replace non-biodegradable materials with biodegradable materials. For example, we can use cotton bags instead of plastic bags. आपको पता है कि आजकल जो है माशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। उनकी जगह कागज़ के और कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बैन लगा दिया है। तो ये एक अच्छा स्टेप है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो इस तरह ये 4 जो है 4 आर स्ट्रेटजी आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है endangered animals of Pakistan. Animals that are in danger of extinction are called endangered animals. बच्चों वो एनिमल्स जिनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, दुनिया में उनका कोई सिंगल मेंबर भी नहीं होता, उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो ये भी ऐसे एनिमल्स जो भी एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे से दो चार होते हैं, यानी उनकी जो स्पीशीज़ है, उनकी नस्ल है वो ख़त्म हो रही होती है, बहुत कम मेंबर्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। The main cause of a decline in a animal population is the disturbance of their natural habitat due to pollution. Pollution की वजह से उनका natural habitat disturb होता है, तो उसकी वजह से भी उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही होती है और उनके members कम हो जाते हैं। Deforestation and hunting also contributes to a decline in the animal population. एनिमल पॉपुलेशन को ख़त्म करने में जंगलात का ख़त्म होना भी और शिकार जो लोग करते हैं, शिकारी जब शिकार करते हैं ज़ाहिर है उन एनिमल्स की नस्ल फिर ख़त्म हो रही होती है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ एनिमल्स जो हैं वो उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है। इनमें देखें ज़रा बच्चों नीचे तस्वीर में, इनमें मारखोर है। मारखोर के बारे में आपको पता है कि ये पाकिस्तान का कौमी जानवर कहलाता है। उसके अलावा साइबेरियन क्रेन, इंडस रिवर डॉल्फिन, एशियन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, स्मूथ कोटेड ओटर, ये एनिमल्स हैं वो हैं जो पाकिस्तान में इनकी नस्ल ख़त्म हो रही है और ये एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे से दो चार हैं। वेज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी नस्ल ख़त्म ना हो। प्रोवाइड एनिमल्स विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जानवरों को उनका नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। मेक एनिमल्स फ्रेंडली होम्स,
उनके लिए ऐसे घर होने चाहिए जो उनको सूट करें, यानी कि उनकी हैबिटेट के एन मुताबिक हों। प्लांट मोर फॉरेस्ट सो दैट एनिमल्स रिमेन सेफ। ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाए जाएं ताकि जानवर वहाँ पे महफूज रहें। डोंट हंट एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड। उन एनिमल्स का शिकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी जो है वो एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे से दो-चार है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों माइंड मैप्स हैं आपके इस कोर्स में शामिल। इस चैप्टर के 3 माइंड मैप्स हैं। एक एयर पोल्यूशन का है, उसको हम देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन में इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओज़ोन डिप्लीशन होती है, ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ेज़ मैंने आपको बताई थी, ब्रोंकाइटिस, लंग्स कैंसर और एज़मा। दूसरी तरफ इसके कॉजेज़ देख लें आप लोग। एरोसोल स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि एयर पोल्यूशन होगा। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से निकलता हुआ धुआं फ़ज़ा को आलूदा करता है। और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है फ़ज़ा में, और ऑक्सीजन गैस कम होती है और फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है। अच्छा, दूसरा माइंड मैप जो है लैंड पोल्यूशन है इस चैप्टर का। लैंड पोल्यूशन के इफेक्ट्स और कॉजेज को देख लेते हैं। इफेक्ट्स में ऑक्यूपाई स्पेस। आपको पता है कि जब लार्ज स्केल पे डंपिंग होती है कूड़े करकट की, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई जगह घेरता है और एक लंबी काफी बड़ा एरिया जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है। अच्छा, सॉइल को जो है ये लेस फर्टाइल बनाता है। लैंड पोल्यूशन की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की। इसकी डिजीजेस में स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है और ब्रेन डैमेज। नाउ व्हाट आर द कॉजेज? लैंड के ये हमारा एक छोटा सा आप कह लें कि एक हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है मैंने आपको ये समझाना था माइंड मैप, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए दोबारा रिवीजन कर रही हूँ। इसके कॉजेज में केमिकल स्प्रे है, टॉक्सिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में दो किस्म के सॉलिड वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वाले और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अच्छा बच्चों, थर्ड जो हमारा माइंड मैप है वो वाटर पोल्यूशन का है। वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स सबसे पहले हम देखेंगे। रिस्क ऑफ लाइफ है, यानी कि जानवर, इंसान और पौधे तीनों की जिंदगी जो है वो रिस्क पे होती है, खतरे में होती है। ठीक है। एनिमल्स इस वाटर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पानी इस्तेमाल करते हैं पौधे, इंसान इस्तेमाल करते हैं और जानवर इस्तेमाल करते हैं। तो पोल्यूटेड पानी जब ये तीनों इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जिंदगी को खतरा होगा। अच्छा, इनकी मेन जो इसकी डिजीजेस हैं वो टाइफॉइड है, डायरिया है और कोलरा। नाउ द कॉजेज ऑफ लैंड वाटर पोल्यूशन। ऑयल स्पिल आपको बताया था। ऑयल स्पिल जो है वो शिप्स में से और मोटर बोट्स में से जो ऑयल निकलता है, तो वो समुंदर के पानी को या दरियाओं के पानी को आलूदा करता है। और वहाँ मौजूद ज़ाहिर है समुद्री ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मुतासिर होते हैं, और इंसान और जानवर जो पानी पीते हैं तो वो भी, उनकी सेहत भी मुतासिर होती है। गार्बेज, अब लोग जो है वो मुख्तलिफ कूड़ा करकट फेंक देते हैं जो कि पानी में शामिल हो जाता है। सीवेज, सीवेज हाउस होल्ड सीवेज जो है वो घरेलू जो पानी होता है वो भी जाके अगर मिक्सअप हो जाए, उसकी नालियाँ सही तरीके से ना डिस्पोज ऑफ करने के लिए सही निज़ाम ना हो, तो तब भी जो है वो दरियाओं और झीलों में जाके पानी गिरता है और उसको गंदा करता है। और इसके अलावा फैक्ट्रीज में से निकलता हुआ जो गंदा पानी केमिकल्स वाला, वो भी पानी के पीने में शामिल होता है, पीने के पानी में शामिल होता है और उसको आलूदा कर देता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके तमाम तर टॉपिक्स जो है वो कवर कर दिए गए हैं इस सेकंड लेक्चर में क्योंकि पहला लेक्चर कुछ टॉपिक कवर हुए थे और सेकंड में बाकी मानदा जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर।